क्लास 11 10 तक तो मैंने बता दी था, पार्ट सेकंड है, इसमें क्वेश्चन 11 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आरथ टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट। अब यार एक बात सुनो जरा, अब एक ए पी है, उसके पी टर्म का सम, क्यू टर्म का सम, आर टर्म का सम, ए बी सी दिया गया। तो एक काम करें, यहाँ पे ए का यूज पहले ही हो चुका है, तब ऐसे केस में क्या करेंगे, लेट जो फर्स्ट टर्म है ना उसको कैपिटल ए लेट कर लो, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होगी फिर आपको ना। तो और डिफरेंस को डी ही लेट कर लो, कॉमन डिफरेंस को डी ही लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं एस पी कितना दिया गया, ए दिया गया है, और एस क्यू कितना दिया गया, बी दिया गया है, और एस आर कितना दिया गया है, सी दिया गया। मतलब कोई भी एक यार हमारे पास ए पी है, अगर उसके पी टर्म को ऐड करेंगे तो आंसर ए आएगा, क्यू टर्म को ऐड करेंगे तो आंसर बी आएगा, आर टर्म को ऐड करेंगे तो आंसर सी आएगा। तो कह रहे हैं यार ये प्रूफ करो। तो पता है क्या कह रहे हैं, ये प्रूफ करोगे ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जी। देखिए इस क्वेश्चन के कई सारे मेथड, 2-3 मेथड हैं, मैं सबसे सिंपल बताने की कोशिश करूंगा जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। दूसरा भी हम बता देंगे, थोड़ा लेंदी रहेगा। तो यार एस पी मतलब इसको क्या लिखेंगे, एन बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए दिया गया है, यस और नो, पक्की बात है। अब एक बात सुनिए यार जरा, इस 2 का ए के साथ क्या होगा, इस p का क्या होगा, तो क्या मैं p को यहां से हटाकर और यहां पे अपॉन p लिख सकता हूं। अब आप कहेंगे सर क्यों, a अपॉन p दिख रहा है, लॉजिक समझो ना, a अपॉन p दिख रहा है। ऐसे यहां पे q बाई टू ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया, b, तो q यहां से हटाएंगे 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई भी तो सर कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया। हम LHS को देख रहे हैं ना कि a अपॉन पी अलग वैल्यू निकाल ली मैंने, b अपॉन क्यू अलग वैल्यू निकाली, ये वैल्यू पुट कर दे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा छोटा मेथड है इसका। SR क्या होगा, r बाई टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना दिया, c, r यहाँ से हटाएंगे तो किधर आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, इनकी वैल्यू इसके LHS में पुट कर दो, ठीक है, और ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पुट, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई वगैरह, लेकिन है बहुत सिंपल। चलिए अच्छा, ए थोड़ा और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ए अपॉन पी की जगह क्या पुट करना है मुझे, अच्छा सुनो, 1/2 इसमें भी होगा, 1/2 इसमें भी होगा, 1/2 इसमें, क्या कॉमन नहीं आ जाएगा। 11th क्लास में उतना तो समझ में यार आना चाहिए, तो 1/2 तो पहली बार लिख दिया मैंने। चलिए अब a अपॉन पी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, पी डी माइनस का d, क्लियर है। और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, q माइनस r का। अच्छा b अपॉन क्यू की जगह क्या लिखेंगे भाई हम लोग, 2a प्लस क्यू डी माइनस का d, और किसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, r माइनस p का, क्लियर है। प्लस का c अपॉन r की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस आर डी माइनस का d के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, p माइनस q का, क्लियर है। अगली ही लाइन में आंसर है इसका। चलिए अच्छा देखते हैं कैसे है भैया, 1/2 तो है इधर, इसे छोड़ो जरा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, q के साथ होगा, तो 2aq देखते चलना कोई मिस्टेक ना हो। 2a का मल्टीप्लाई r के साथ तो माइनस का 2ar, pd का मल्टीप्लाई q के साथ तो pdq, pd का मल्टीप्लाई r के साथ तो pdr, माइनस d का इसके साथ तो माइनस का dq प्लस का, अभी एक का मल्टीप्लाई हुआ ये, फिर चलिए इसका करिए। तो 2a का r के साथ 2ar माइनस का 2ap प्लस का qdr माइनस का qdp माइनस का dr प्लस का dp, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार बच्चों वाली चीज़ है। प्लस 2a का मल्टीप्लाई इसके साथ 2ap माइनस का 2aq प्लस का rdp माइनस का rdq माइनस का dp प्लस का dq। अगली लाइन में ही 0। वैसे कायदे में सबसे सब कट गए, लेकिन मैं दिखा दूं कैसे। अब 2aq है, जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे 2aq प्लस का है, यहाँ कहीं ना कहीं माइनस का होगा,
और ये पक्का मिलेगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं हुई पक्का ये मिलते आएंगे। माइनस का 2AR तो कहीं ना कहीं प्लस का 2AR, कहाँ पे कैंसिल हो गया। PDQ 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 कहाँ पे, ये रहा लो भैया। तो अब मैं दिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको सैंपल दे दिया, अब आप देखते जाइए, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं है, सबसे सब कसपट गसपट है इस पे। तो क्या बचा 1/2 इंटू 0 इक्वल्स टू, ये इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा और कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक लेस सिंपल है ये इसका सॉल्यूशन। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज का एक और सॉल्यूशन है, पहले इसको लिख लो फिर मैं दूसरा बता दूं, वो लेंदी है थोड़ा सा लेके। अब देखो दूसरा मेथड थोड़ा लेंदी रहेगा बट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो यहां से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी डिफरेंस। इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे, यहां से भी डी की वैल्यू निकाल, दोनों को बराबर रख देंगे, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। बट थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा उसमें डिवाइड करना पड़ेगा बाद में, तो मुझे ये सबसे सिंपल लगा बच्चों को बताने के, इसलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, ट्राई करना, नहीं होगा कमेंट करो, बता दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यार क्या इसमें कह रहे हैं कि भैया द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ द AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। मतलब हमको ये दिया गया SM अपॉन SN, कितना दिया गया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिया गया है। तो कह रहे सो दैट द रेशियो ऑफ द mth टर्म और nth टर्म का रेशियो कितना बताना है, ये प्रूफ करना है। चलिए अच्छा, अब सुनिए जरा, अब SM क्या होगा भैया, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस m स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया, एक m से एक m, एक n से एक n, क्लियर, काट सकते हैं सर। क्या बचा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस। अब सुनो ध्यान से, यहीं पे इस क्वेश्चन में लॉजिक है, बस अगली लाइन में ही आंसर है, इसलिए हमसे पूछा गया इनका रेशियो, तो रेशियो क्या होगा a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी, कितना लाना है। अब आप एक काम करिए और थोड़ा सा अपने लॉजिक को बढ़ाइए, ध्यान दीजिए। अब मुझे पूरे से 2 कॉमन लेना है, एक बात सुनना ध्यान से 2 कॉमन ऐसा लेना है कि m-1 का m-1 रहे, क्योंकि यार क्या लाना है a प्लस m-1 इंटू डी, m-1 इंटू डी तो पहले से ही है हमारे पास, पहले से ही ना, तो अगर आप कॉमन लोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी यहाँ पर। तो कुछ m की जगह कुछ ऐसा हम रख दें, यहाँ पर m की जगह कुछ भी ऐसा पुट कर दें कि भैया 2 कॉमन लें तो हमको m-1 ही मिल जाए। क्या मिल जाए, m-1 ही मिल जाए। तो अगर आप एक बात, अगर मैं m की जगह 2m-1 रख दूं और n की जगह 2n-1 रख दूं, अब आप कहोगे सर आपने कैसे पहचाना, चिंता मत करो बिल्कुल भी। चलिए रखिए, तो 2a प्लस m की जगह रखो 2m-1 और एक -1 पहले से है, तो क्या हो गया ये -1। n की जगह रखो 2a प्लस 2n-1 और -1 पहले से है। अब जब m की वैल्यू इस तरफ रखी है तो इस तरफ भी हम रखेंगे, तो क्या हो गया 2m-1। अब देखिए -1 -2 ऐड होके -2 हो गया, ये कितना हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लो तो अंदर m-1 नहीं बचेगा, और यहाँ से 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया। तो a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। अब यही तो प्रूफ करना था। देखो अब मैंने आपसे क्या बोला कि m की जगह ये रख दो, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो एवरेज बच्चे वो एक बात सोचें यार हमको रेशियो लाना क्या था 2m-1 2n-q, m की जगह पे, तो m की जगह पक्की बात है 2m-1 ही रखना पड़ेगा, तभी तो रेशियो ही आएगा। तो वह बिना लॉजिक के था, आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, अदरवाइज समझाने का तरीका ये है कि कुछ 2 कॉमन लें और m-1 ही आ जाए,
कुछ हम 2 कॉमन लेना इसमें और m-1 ही हमारा निकल के आए, तो यही तरीका था m की जगह 2m-1 रखने का। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, देख लो जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भैया द सम ऑफ एस, मतलब Sn दिया गया है 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म, और mth टर्म दिया गया 164, तो m फाइंड करना है। चलिए अच्छा mth टर्म का मतलब a + m-1 × d। अब एक बात, तो अगर a और d पता लग गया तो m नहीं आ जाएगा, a और d यहाँ से निकाल लें, बस सिंपल सा। तो S1 जो होता है वही A1 होता है, मतलब फर्स्ट टर्म, तो रखो n की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 3 + 5 × 1 5 8 हो गया। रिजल्ट क्लियर है, डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। n की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, फिर S2, जो S2 होता है वो A1 + A2 होता है, तो रखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, कितना आ गया 22। अब A1 कितना है 8, तो 8 2 से 22 के 14 आ गया, मतलब उस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, सेकंड टर्म कितना है, तो यार फर्स्ट टर्म आ गया 8, डिफरेंस क्या होगा, रख दो यार यहाँ पे, A की जगह 8 और D की जगह 6, 8 पहले माइनस में जाएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जो सीधे 6 से डिवाइड कर देना, उल्टा मत कर देना, तो 156। अब करो 6 से डिवाइड, 6 2 जा 12, 6 6 जा, तो m कितना आ गया 27। मतलब एक ऐसी AP जिसका Sn ये है, तो उसका mth टर्म मतलब 27 टर्म क्या होगा 164 होगा। सिंपल था, क्लास 10th का फील करा दिया इसने, मतलब पूरा कोई लॉजिक नहीं था। इसी में हम लोग क्वेश्चन 4th भी इसी के साथ, 14 भी इसी के साथ कर लेंगे। कह रहे हैं इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन AP, मतलब 8 और 26 के बीच 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, A1 A2 A3 A4 A5 एंड 26। अब ये सीक्वेंस AP में है, तो हमसे कह रहे हैं इन सभी की वैल्यू बताइए। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल टर्म कितने हैं 7, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लास्ट टर्म A7 कितना है 26, बोल सकते ना भैया जी हम लोग। चलिए अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा A + 6D, A कितना दिया गया है, तो 26 8 गया तो 18, D कितना आ गया 3, A भी पता लग गया, D भी पता लग गया। अच्छा जो नंबर हमने इंसर्ट किया A1, ये इस AP का सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो 8 है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को AP में क्या लगते हैं A + D, तो A 8 D कितना 11, तो 3। अच्छा ये थर्ड टर्म होगा, तो थर्ड को कैसे लिखते हैं, तो 3 2 6 कितना आ गया, ऐसे सारे निकाल लो, ये सिंपल है। ये वाला A1, अच्छा ये तो तब होता ना जब हमको ये Sn दिया गया था इसमें, तो हम लोगों ने n की जगह 1 पुट किया, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है, 7th टर्म हो गया, तो 7th टर्म को लिखेंगे A + n-1 × D, तो 7D हो गया, A की वैल्यू 8 थी, D निकाल लिया। ये हमने जो नंबर इंसर्ट किया 8 और 26 के बीच में जो पहला नंबर इंसर्ट किया वो AP का तो दूसरा टर्म होगा, सही बात है ना, उसको कैसे लिखेंगे A + D, क्योंकि AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है A + D A + 2D, इस तरीके से होता है सभी। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं 15th में, कह रहे हैं इफ A⁴n + B⁴n upon A⁴n-1 plus B⁴n-1 is the arithmetic mean between A and B। जो ये है ये किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन किसके A + B के, तो किन्हीं भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2 कर दो, ये हमने पढ़ा इंट्रो पार्ट में। कह रहे फाइंड n फाइंड करना है। चलिए भैया देखते हैं कैसे n फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा देखते हैं, ये कह रहे हैं A⁴n + B⁴n upon A⁴n-1
प्लस बी रेस्ट टू दी पावर एन माइनस वन, ये किसके इक्वल है? ए और बी के अर्थमेटिक मीन के। तो ए और बी के अर्थमेटिक मीन उन नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, अर्थमेटिक मीन हो गया। चलिए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, एक बार वैल्यू पुट कर, लेकिन वो नंबर नहीं मिलेंगे उससे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई ए एन के साथ 2 रेस्ट टू दी पावर ए एन प्लस 2 रेस्ट टू दी पावर बी एन। अब ए प्लस बी के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा, 2 रेस्ट टू दी पावर ए एन प्लस 2 बी रेस्ट टू दी पावर ए एन। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस वन के साथ होगा, तो ए की पावर एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की पावर कितनी? 1, इसकी पावर इतनी। जब सेम बेस होता है पावर ऐड होती हैं, तो ए की पावर 1 प्लस एन माइनस वन से कैंसिल होगा, तो ए की पावर क्या गया? एन। फिर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर ऐसे बी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बी की पावर। अब पता है हमें करना क्या है? देखो 2 ए की पावर एन है, ए की पावर एन है, ये कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 2 क्लियर है? इसे इधर लेकर आ गए, इसको ऐसे ही लिख दिया। तो 2 ए की पावर एन से माइनस कर देंगे ए की पावर एन, तो कितना बचेगा? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन प्लस बी की पावर एन। सही बात है ना? चलिए अच्छा, ये बात समझ आ गई होगी बच्चों को, क्योंकि ए की पावर एन 2 बार है, ए की पावर 1 बार है। या अगर समझ नहीं है तो ए की पावर एन कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 1 आ गया। अब क्या करना है यार? ए की पावर वाले एक तरफ कर लो, इस पे ए की पावर है और इस पे ए की पावर है, इनको एक तरफ कर लो, बाकी बी की पावर एक तरफ कर लो। तो ए की पावर एन इधर पहले से ही है, ये इस तरफ आएगा, तो बी ए की पावर एन माइनस वन, ये कितना? ए बी एन माइनस वन माइनस का बी है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। ए की पावर वाले एक तरफ, बी की पावर वाले एक तरफ। क्लियर है? अब सुनो, अच्छा ए की पावर एन है, ए की पावर एन माइनस वन है, तो ए की पावर एन छोटा है कि ए की पावर एन माइनस वन छोटा है? ए की पावर एन माइनस वन छोटा है, एक कम हो रहा है, तो जो छोटा होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से ए की पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे। और देखो जो एवरेज बच्चे हैं, जो उनको समझने थोड़ी दिक्कत होती है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो ए की पावर एन में मैं चलो बेसिक से ही समझा दूँ, इसका हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और माने ये तो बी बचा पूरा, क्योंकि पूरा ही चला गया। यहाँ से बी की पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? ए माइनस बी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। जो भी चीज़ हमने कॉमन ली उसका हमने सपोज डिवाइड कर दिया। अब चलो मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस, सेम बेस है तो, और डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो ए की पावर एन माइनस एन प्लस वन। तो क्या इसकी जगह ए लिख सकते हैं? तो ये हो गया ए की पावर एन माइनस वन, ए माइनस बी। ये क्या होता है? बी की पावर एन माइनस वन। ऐसे ये क्या बचा? बी बचा हमारा, क्योंकि ऐसे ही इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी हट गया। अब ए की पावर एन माइनस वन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन बचा, ये इस तरफ आ जाएगा। ए की पावर एन माइनस वन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू वन। अच्छा, इसकी भी पावर एन माइनस वन है, इसकी भी पावर एन माइनस वन। कैसे ऐसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू वन। क्लियर है? अब एक बात बताइए जरा, क्या मैं वन को ए अपॉन बी की पावर जीरो लिख सकता हूँ? क्योंकि किसी की पावर जीरो होती है उसका अंदर क्या होता है? वन। अब आप कहेंगे सर क्यों लिखा? दोनों का सेम बेस हो जाएगा तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो एन माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा? तो एन कितना आ गया? और आप एन की जगह वन पुट करके देख लो, यही आ जाएगा, करके भी देख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक, केवल और केवल कैलकुलेशन है इसमें, कोई लॉजिक नहीं था इसमें। आप लोग पूछे डाउट, कुछ ऐसा लग रहा हो तो बताऊं फिर मैं, तो और जो बच्चे देखेंगे उनको भी भला होगा। ये वाला है, देख कॉमन लेने का चक्कर पता लगा कि अगर मैंने कॉमन निकाला, क्यों निकाला? ए की पावर एन और ए की पावर एन माइनस वन है, जो छोटा उसी को तो कॉमन लेते हैं, तो डिवाइड कर दे। ये ए माइनस बी हो गया, ये भी ए माइनस बी हो गया, कैंसिल हो गया। ये इस तरफ डिवाइड में आ गया, तो इस तरफ वन बचा। अब इधर a अपॉन बी की पावर n माइनस वन थी, अब वन को तो हम a की पावर जीरो भी लिख सकते हैं, b की पावर जीरो भी लिख सकते हैं, वन की पावर जीरो भी, x की पावर जीरो, कुछ भी लिख सकते हैं,
सबका आंसर 1 आएगा। तो सर आपने a अपॉन बी ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यार इधर a अपॉन बी था, क्लास 8th में हमने पढ़ा है अगर बेस सेम हो जाते पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं। सही है, इस तरीके से हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों की एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो कन्फ्यूजन देखेंगे हिमांशु। कह रहे हैं बिटवीन 1 and 31, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं 1 और 31 के बीच में m नंबर हैव बीन इंसर्टेड। m नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए, तो मान लो a1 a2, अब m1 पता नहीं कितने हैं, अब m पता नहीं कितने 10 20 हमको नहीं पता, m नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। इन सच अ वे द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, मतलब ये AP में है, हमने इस तरीके से नंबर इंसर्ट किए कि AP बन गई है ये। कह रहे हैं देन द रेशियो, अब यहीं से लॉजिक है, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर इज 15:9, फाइंड 5:9, फाइंड m। यहीं पर लॉजिक है, सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, सबसे जब कहीं और कहीं से सॉल्यूशन देखते हैं तब भी कंफ्यूजन रहती है। अब एक एक करके देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है। भैया इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है 1, अब टोटल नंबर कितने हो गए इसमें m+2, क्योंकि 1 और 31 तो पहले से थे, m नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए, टोटल नंबर कितने हो गए, और भैया लास्ट टर्म कितना है 31, तो लास्ट टर्म का मतलब am+2 टर्म ही तो 31 है। यस और नो? टोटल टर्म है m+2, तो लास्ट टर्म am+2 ही तो होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n-1 इंटू d इक्वल्स टू, अब क्या करना है हमको, m की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। अब यार यहीं पे लॉजिक है, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द 7th एंड m-1th नंबर, टर्म की बात नहीं करी है इन्होंने, टर्म की बात नहीं करी है, नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब जो नंबर आपने इंसर्ट करे हैं। समझे, यहां पर सारे बच्चे समझते हैं 7th तो वो कर देंगे 7th टर्म मतलब a+6d कर दोगे आप, सारे बच्चे यही करते हैं। नहीं, इसको ध्यान से देखते ही नहीं है, ये उन नंबर की बात कर रहे हैं जो नंबर आपने इंसर्ट किया है। तो जो नंबर आपने इंसर्ट किया 7वें नंबर पे, AP से तो 8वां नंबर होगा, क्योंकि देखो 1 नंबर तो था, कह रहे आपने जो नंबर इंसर्ट करे उसमें जो नंबर 7th नंबर पे है, तो स्टार्टिंग से तो 8 नंबर पे आएगा वो, क्योंकि 1 तो पहले से ही है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं 8th टर्म का रेशियो अपॉन, कह रहे हैं m-1th टर्म का रेशियो, एक पहले से तो एक ऐड हो जाएगा, तो जैसे 7 में एक ऐड हुआ 8 हो गया, m-1 में एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा am, इनका रेशियो दिया गया हर चौहान। यही लॉजिक है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये उन नंबर की बात कर रहे हैं जो नंबर आपने इंसर्ट करे हैं, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का बस। तो चलिए अब a8 क्या होगा, a+7d, और ये हो जाएगा a + m-1 इंटू d इक्वल्स टू 5 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a 7 9 जा 63d 5a + 5d m-1, d वाले एक तरफ कर लो, a वाले एक तरफ कर लो, तो 9a से 5a ये गया, और 5d m-1 - 63d, तो ये कितना हो जाएगा 4a, यहाँ से d कॉमन आ रहा है, तो 5m - 5 - 63, तो 4a अपॉन d की वैल्यू क्या आएगी 5m - 63 में 5 जो 68, यस और नो? तो d हमारे पास कितना निकल के आ गया 5m - 68। अब d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है जी, क्लियर है ना? चलिए, और a की जगह क्या है 1, a की जगह क्या हमारा 1, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 + m+1 इंटू d कितना है 4a अपॉन 5m - 68, a की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखो या फिर मत लिखो, और इक्वल्स टू कितने 31। चलिए, तो कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, d की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, और अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या 1 उस तरफ माइनस में चला गया, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 150m - 68 इंटू 30,
तो ये इस तरफ आ जाएगा 4 + 68 × 30, ये इस तरफ आ जाएगा 150m माइनस का 4m। अब 150 से 4 गया तो 146m, तो 4 × 4 + 68 × 30/146 = m। कैलकुलेशन आपकी है, इसका मल्टीप्लाई करो, +4 करो, डिवाइड बाई 146 करो, आंसर आ जाएगा। देखो जरा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जल्दी चेक करो एक बार, जल्दी से चेक करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं कहीं पे, तो एकदम सही आएगा। नंबर 17 देखते हैं भाई, क्या कह रहा है 17, कह रहा है अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई 5 रुपीज एवरी मंथ। बड़ा भयंकर लोन लिया है, हर महीने 5 रुपये इंस्टॉलमेंट आ रही है। वॉट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो ये 30 फाइंड करना है, सिंपल सा। कह रहे हैं कि भैया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 100, फिर कितना हो जाएगा 5 रुपये 105, फिर 110, ऐसे ही। तो कह रहे हैं 30 में पे 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो यार ये 30 निकाल दो भाई, ये 30, तो ये 30 क्या होगा a + 29d। a कितना है 20, कितना है, अब कर देना मल्टीप्लाई। तो इसमें तो कुछ मैं देख लूँ, कुछ अलग तो है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ लॉजिक यही है ना, कुछ लॉजिक भी नहीं है इसमें। तो चलिए जो भी कुछ है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन तो 18 है ना, मजेदार। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको, जो आपको आने चाहिए। क्लास 8th में थोड़ा लेकर जाऊंगा, एक चैप्टर था पॉलीगन्स, तो उसके बारे में जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन का मेरे यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ काफ़ी बातें नहीं मिलेगी। पॉली मीन्स होता है मैनी, मोनो मीन्स होता है साइड, जिसमें एक से अधिक साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगन। वैसे पॉलीगन को बोला जाता है जिसमें 2 से अधिक साइड होती हैं, क्योंकि 2 से अधिक साइड होने पर तभी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो थोड़ा बहुत, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, तो जितनी साइड्स होती है उतने एंगल होते हैं, तो इनका सम कितना होता है 180। अब आया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो एंगल कितने होंगे 4, उन चारों एंगल का सम कितना होता है। फिर आया पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, नैनो, ऑक्टा, ये सब चलते रहते हैं। तो यार 360, 180 तो हमारे जुबान पर है, लेकिन जिसमें 10 साइड होती है उसको बोलते हैं नैनोगन। उसके अंदर कितने एंगल होंगे 10 एंगल होंगे, उन 10 एंगल का सम क्या होगा। तो भैया टोटल सम निकालने का फॉर्मूला क्लास 8th में पढ़ा था, n-2 × 180। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉलीगन में n होता है नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए जरा ध्यान से, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, ट्रायंगल में कितनी साइड 3, तो n की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 - 2 × 180, तो आंसर कितना आ गया। तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होती हैं 4, तो 4 से 2 गया 2 × 180, तो इनका सम कितना हो गया। तो याद रख लीजिए, किसी भी पॉलीगन में अगर 10, 20, 30, 1 लाख जितनी भी साइड्स हैं, उनका जितने साइड्स हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, अगर वो क्लोज है तो। अगर ये क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो 4 ही एंगल हो गए, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो क्लोज होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, सर 4 साइड हो गई, एंगल तो 3 ही हुए। देखो सर 1, 2 और 3, सर 4 एंगल कहाँ हुए। अरे यार क्लोज कहाँ है ये, ठीक है ना। अगर 4 साइड हैं और वो क्लोज हुआ तभी हम उसमें बोलेंगे कि उसमें 4 एंगल होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्लास 8th में पढ़ा था यार हमने, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं फील कराऊंगा, 2 तरीके से बताऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये नॉलेज वाली थोड़ी सी बात होगी। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। अब ध्यान से सुनो जरा, एक कोई भी पॉलीगन है, ठीक है जी, कोई सा भी एक पॉलीगन है। अब इन्होंने साइड्स नहीं बताई है उसमें कितनी साइड है, लेकिन कंडीशन दी है कि एक ऐसा पॉलीगन है कि जिसमें सबसे छोटा एंगल, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना है 120, और फिर
जितने भी एंगल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है 5। तो पक्की बात है, पक्की बात, स्मॉलेस्ट एंगल मतलब फर्स्ट एंगल तो ये हो गया, तो बच्चा बता देगा कि सेकंड एंगल 125 ही होगा। थर्ड एंगल क्या होगा, क्यों, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा। अगर एक बच्चा सोच रहा हो कि सर अगर ये 120 है तो अगर हम 115 ले लें तो गलत हो जाएगा, क्यों, 120 सबसे छोटा है, तो 120 से तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये AP नहीं बन गई। 120 डिग्री, अगला एंगल होगा 125 डिग्री, 130। तो कह रहे हैं कि भैया बताओ उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। अब गौर से बहुत प्यार से समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है कि एक ऐसा पॉलीगन है कि जिसमें सबसे छोटा एंगल 120 है, और आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल सबसे बड़ा 180 से बड़ा हो नहीं सकता। किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है ना, अरे बात समझ आ रही ना, उससे छोटा ही होगा। तो एक 120 है, एक 125, एक 130, ऐसे 180 पे जाके ये रुक जाएगा, 180 पे जाके रुक जाएगा ना। तो ये पता करने कि उसमें कितनी साइड्स होंगी। अब एक बात सुनो, अब लेट कि भैया पॉलीगन में कितनी साइड है, n साइड्स हैं, तो एंगल कितने होंगे, n एंगल होंगे। अगर उसमें n साइड्स हैं तो टोटल सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, लेकिन ये AP बनी, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या वो इसके इक्वल नहीं होगा, ये भी उनके एंगल का सम है, और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं ये भी एंगल का सम है, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे बराबर। तो पता है, अब जब n साइड ऐड करें तो एंगल भी तो n होंगे, तो इनका सम कितना होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 180 इंटू d, तो d कितना है 5, और ये कितना है n-2 इंटू 180। तो 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, n ये आ गया 240, 5n -5 n-2 इंटू 360। चलिए, अच्छा 240 से 5 गया तो कितना बचा, 235। पे n का मल्टीप्लाई करेंगे, 235n प्लस 5n स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 360n माइनस 720। ये इस तरफ आएगा 5n स्क्वायर, ये सर माइनस होगा तो ये प्लस का 235n। क्लियर है। अच्छा जी, ये 5n स्क्वायर माइनस का 360 से ये जाएगा तो यार कितना बचेगा, माइनस का 125। वेरी गुड, माइनस का 125n प्लस 720 इक्वल्स टू 0। अब देखो यार 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लो, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 से क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या, तो डिवाइड कर देना, तो 5 बन जा 5, फिर 2 5 4 जा 144। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें हु इज कॉलिंग। हेलो, चलो देखो। अच्छा, अब ये 5 उस तरफ चला जाए 0 में, इसको छोड़ो, अब इससे फैक्टर करो तो यार 144 के ऐसे फैक्टर करो 25 आ जाए, तो अब होशियार बच्चाओ 16 9 जा 144, तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 9n। क्लियर है। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 और 9। n के 2 आंसर आएंगे, सही बात है, लेकिन अभी भी आंसर पक्की बात नहीं सही हमारा। चेक करेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 में आंसर सही हो जाएगा, 9 में आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उस हम एंगल को ऐड कर रहे हैं ना। तो अब चेक करते हैं कि सुनो, ये n16 का मीनिंग सुनो क्या है। पहला एंगल 120 है, दूसरा एंगल 125 है, तीसरा एंगल 130। ऐसे ही कह रहे हैं कि 16th एंगल होंगे इसमें, यही तो कहना चाह रहे हैं, ये 16th एंगल होंगे। तो 16th एंगल होंगे मतलब लास्ट एंगल क्या होगा, A16 होगा। तो चलो यार A16th एंगल निकालते हैं क्या होगा। तो A कितना है 120, 15, D कितना है 5, तो 120, 75, 195। सुनो ध्यान से जरा, ये इंटीरियर एंगल था, मैंने अभी बताया था इंटीरियर एंगल क्या कभी भी 180 से बड़ा हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, सुनो, अगर इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो गया
और एक्सटीरियर एंगल फिर नेगेटिव में आ जाता है। क्यों क्यों सुनो ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा ये एंगल मान लो 135 है, इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका होता था कि उसे 180 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 45। ऐसे अगर एक एंगल 195 हो गया तो यार एक्सटीरियर माइनस में नहीं आ जाएगा, और एंगल कैसे माइनस में, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब A9 चेक करो, A9 कितना आएगा, A + 8D तो 160, तो 160 क्या है, मतलब अब सुनो इसका मीनिंग सुनो, इसका मीनिंग सुनो कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 9 साइड्स होंगी और सबसे छोटा एंगल 120 होगा और सबसे बड़ा एंगल कितना होगा 160 होगा। क्लियर है भैया, चक्कर समझ आया इसका, नहीं आया। एक और तरीका है इसका, दोनों तरीके देखें, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के, ना कि नंबर के लिए। नंबर के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं वो 10 साल बाद चिल्लाते हैं कि देश में बेरोजगारी बेरोजगारी, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिकली पढ़ाई नहीं, फिर बाद में धरना देंगे, लाठी खाएंगे और फिर सरकार को कोसेंगे। तो हम लोग ऐसे नहीं बनते हैं। दूसरा मेथड, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। इसका क्या बोला गया था कि यार एक पॉलीगन है जिसमें सबसे छोटा एंगल 120 है, ये तो बताया नहीं कि साइड्स कितनी है, तो मैं अपनी तरफ से एक पॉलीगन बनाते जाऊंगा। अब सुनो ध्यान, ऐसी चलती जाएंगी साइड्स, ऐसी डॉट डॉट डॉट, भाई चला दो कहीं तक, हमें नहीं पता कितनी साइड है, कहीं तक चला दो बस, कितनी साइड मुझे नहीं पता। क्या रहे हैं कि मान लो ये सबसे छोटा एंगल है, ये मान लीजिए 120 है, अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, सही बात है, पक्की बात है। अगर यार ये 120 है तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि एक ऐसा पॉलीगन, ध्यान से समझना, जिसका सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 120 है, तो उस पॉलीगन का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल 60 होगा। क्योंकि अगला एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 55, अगला एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 50, ठीक है। तो सबसे छोट, क्योंकि ये चीज जितनी बड़ी होगी ये उतनी छोटी होगी, या ये चीज जितनी छोटी होगी ये इतनी बड़ी होगी, क्योंकि सम तो 180 है। तो समझ में आई ये बात, किसी भी पॉलीगन का अगर सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 120 है तो उस पॉलीगन का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 60। फिर से जाएंगे हम क्लास 8th में, और क्लास 8th में हमने पढ़ा है किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर दिया जाए, किसी भी पॉलीगन के, चाहे उसमें 10 साइड है 1 लाख साइड है, सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर दिया जाए तो सम कितना आता है 360। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आज क्लास 8 की बुक खोल के देखो। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 60, एक कितना भैया 55, एक कितना है 50। ऐसे ही अगर हम इनका सम करते आएंगे तो आंसर कितना आएगा, क्लियर है, लेकिन कितने एंगल का सम कर दें पता नहीं, तो n का सम कर दें, कितने का सम कर दें, तो करो भाई इनका सम, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, चमका। तो चलिए n का 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, तो ये हो गया माइनस का 5n प्लस का 5n 720, करो मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 5n स्क्वायर सही है 125n माइनस का 720, और माइनस कॉमन ले लो तो 5n स्क्वायर माइनस का x। आप देख रहे होंगे प्रीवियस इक्वेशन ही तो आ गई, चमका नहीं चमका, तो n के 2 आंसर आ गए होंगे, कौन कौन से 16 और 9। अब फिर से आपको हम दिखाते हैं, फिर से मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कैसे। तो चलिए अब निकालेंगे a16, तो a16 क्या होगा a प्लस 15d, तो a कितना है 60, 15d कितना है -5, तो आंसर कितना आ गया -15। क्या एक्सटीरियर एंगल माइनस में होगा, एंगल कहाँ माइनस में होंगे डियर, तो 60 नहीं हो सकता, तो 9 ही फिर होगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना कि सॉल्यूशन। कंसेप्ट कई सारे हो सकते हैं, तो आंसर तो खैर एक ही आएगा। आप ये बताइए कि सर ये डाउट हुआ, बस हर्ष क्या डाउट हुआ, बोलो बोलो, इतना टाइम नहीं है, पक्का पक्का, चलिए।